हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत छोटा सा इशू डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है, या कई जगह आप पढ़ते हैं कि ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है। एक ही बात है, किले चूँकि राजनीतिक सत्ता के प्रतीक होते थे, इसलिए या तो आप ये कह लें कि ग्वालियर का किला, अगर ग्वालियर का किला नहीं कहते तो भी आप ये कह सकते हैं कि ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा ये टर्म समझते हैं कि जिब्राल्टर है क्या। वास्तव में जिब्राल्टर एक जल संधि है, और जल संधियाँ क्या होती हैं कि दो बड़े स्थलीय भाग को अलग करती हैं या दो बड़े जलीय भाग को आपस में मिलाती हैं। ठीक है, इसके संबंध में मैंने एक भूगोल टर्मिनोलॉजी करके एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि क्रीक किसे कहते हैं, जलसंधि किसे कहते हैं, किसे बे कहते हैं, गल्फ कहते हैं, बाइट कहते हैं। कई सारे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जलसंधि दो जलीय भाग को, दो बड़े वाटर बॉडीज़ को मिलाती हैं और दो बड़े लैंड मास को अलग करती हैं। देखिए, जिब्राल्टर यहाँ पे एक जलसंधि है। आप ये देखिए, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, नॉर्थ में यूरोप महाद्वीप है, और ये एक लाल सागर आपने मैप में देखा होगा, और ये भूमध्य सागर। ठीक है, जिब्राल्टर जलसंधि ये भूमध्य सागर है, और इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। ये देखिए, ये सकरा सा जलीय भाग है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में क्या है, जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। और ये जलसंधि अलग किसको करती है, यूरोप और इधर अफ्रीका। तो जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि देश कौन है, तो आप देखेंगे अफ्रीका में जो देश है यहाँ पे मोरक्को है। नॉर्थ में कौन सा देश है, यूरोप का स्पेन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यह जलसंधि मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये जलसंधि जोड़ती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिब्राल्टर वास्तव में है क्या, और इसी की साम्यता स्थापित की गई है किससे, ग्वालियर से। अब क्यों इसकी साम्यता ग्वालियर से स्थापित की गई है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आगे आने से पहले एक बार मैं आपको जरा ग्वालियर के बारे में भी बता दूँ। अगर ग्वालियर को आप भौगोलिक रूप से देखेंगे, भौतिक रूप से देखेंगे, तो यह प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भारत पठार पर अवस्थित है। कहाँ पे, मध्य भारत पठार पर अवस्थित है। कौन सा नगर, ग्वालियर। और मध्य भारत का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। लेकिन इसके ऊपर जो सॉइल पाया जाता है वो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद इस पर पाए जाते हैं। तो मिट्टी कैसी हो गई, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी किसकी विशेषता है, उत्तर भारत के मैदान की। प्रायद्वीपीय पठार किसकी विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ये कैसे है, मध्य भारत पठार के कारण। और इसकी साम्यता उत्तर भारत से कैसे लगती है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि भौगोलिक रूप से भी जो मध्य भारत पठार है जिसके ऊपर ग्वालियर अवस्थित है, ये एक ऐसे संक्रमण क्षेत्र पर अवस्थित है जहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदान दोनों की विशेषताएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, यूरोप के दक्षिणी भाग को यूरोप के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग से मिलाने का काम कौन करता है, ये जिब्राल्टर जलसंधि करती है। ठीक है, यहाँ से आप तैर करके निकल करके आप यूरोप के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग पर आसानी से जा सकते हैं। आप एंशिएंट काल से देखेंगे मध्यकाल तक इस पूर्वी यूरोप और एशिया के भाग पर महान सभ्यताओं का विकास हुआ है,
और उन महान सभ्यताओं में एंशिएंट काल में आप देखेंगे तो रोम को, इटली के रोम को केंद्र बना करके महान रोमन साम्राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि रोमन साम्राज्य का विस्तार क्या है, पश्चिमी यूरोप तक भी था, लेकिन मुख्यतः ये क्या है, दक्षिणी यूरोप के अधिकांश भागों पर और पश्चिमी भागों पर इसका अधिकार था, लेकिन इसका मुख्य केंद्र क्या था, दक्षिणी यूरोप। बैजेंटाइन साम्राज्य एक बहुत शक्तिशाली और बहुत समृद्ध, बहुत स्थायित्व लिए हुए एक साम्राज्य था। बैजेंटाइन साम्राज्य वो भी पूर्वी यूरोप में अवस्थित था। और आगे चल कर के ऑटोमन साम्राज्य जो लगभग 600 सालों तक अस्तित्व में रहा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि एशिया का भाग और कुछ यूरोप का भाग लिए हुए महान ऑटोमन साम्राज्य, बैजेंटाइन साम्राज्य और प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का खूब विकास हुआ था। महान सभ्यता संस्कृतियों का विकास हुआ था। और ये जो भाग इधर था। और आप पश्चिमी यूरोप की तरफ जाएंगे, उत्तरी पश्चिमी भाग में देखेंगे तो यहाँ पे भी महान सभ्यताएं आपको मिलेंगी। आपको पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, आपको फ्रांस हुआ, आपको जर्मनी हुआ, इसी में नीदरलैंड है, ब्रिटेन है। मतलब उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी यूरोप में भी महान सभ्यताओं का विकास हुआ है। और आप पूर्वी यूरोप हो गया, एशिया का भाग लिए हुए, और दक्षिणी यूरोप का भाग लिए हुए यहाँ पे रोमन साम्राज्य, बैजेंटाइन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य का विकास हुआ। और ये दो महान सभ्यताएं वास्तव में किससे मिलती थी, इसी जिब्राल्टर जलसंधि से मिलती थी। तो दक्षिणी यूरोप, एशिया का भाग और पूर्वी यूरोप की जो महान सभ्यताएं थी वो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पश्चिमी यूरोप की महान सभ्यताओं से मिलती किससे थी, इसी जिब्राल्टर जलसंधि से ये आपस में मिलती थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्वालियर को हम भारत का जिब्राल्टर क्यों कहते हैं। देखिए, अगर भारत का आप सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में एक अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था और यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है, सांस्कृतिक पहचान है, यहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग तरह का है। दक्षिण भारत का कल्चर बिल्कुल अलग तरह का है। और इन दोनों महान कल्चर को, दोनों महान संस्कृतियों को कौन सा क्षेत्र आपस में जोड़ता था, ग्वालियर, जो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित था जहाँ पे दो बड़े जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, उत्तर भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों की विशेषताएं लिए हुए जो मध्य भारत पठार है, इस पर अवस्थित ग्वालियर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की महान सभ्यताओं को आपस में जोड़ता था। और इसीलिए ग्वालियर को कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छी तरह से कि ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है। धन्यवाद।